काव्या एक सांवली सी 20 साल की लड़की। देखने में वो इतनी सुंदर नहीं है, पर उसको अपने रंग से कोई शिकायत नहीं है। पर उसके शिकायत होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया है ना, उसको हर बार याद दिलाने के लिए कि वो सांवली है, उसका रंग काला है और बाकी लड़कियों जितनी सुंदर नहीं है, तो उसको पीछे रहना पड़ेगा। काव्या अपने रूम में लैपटॉप के सामने बैठी एक ऑनलाइन साइट के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी। तभी उस साइट पर एक मैसेज पॉप हुआ। काव्या ने फिर साइट पर जाकर चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से उछलने लगी। आज काव्या की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था और काव्या ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अब इसके आगे काव्या अपने सपनों को उड़ान दे सकती थी। वो खुशी से अपने पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए अपने रूम से बाहर आई कि रूम के डोर पर ही उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या की माँ रीमा जी काव्या के पापा विजय जी पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, आपने काव्या को वादा क्यों किया था। अब देख लीजिए, उस लड़की ने कॉलेज में टॉप किया है। अब वो आगे पढ़ने को बोलेगी तो पैसे कहाँ से लाएंगे। सारा पैसा उसको पढ़ाने में उड़ा देंगे तो उसकी शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, उसके रंग की वजह से लड़के मिलने में दिक्कत होगी। दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर उसकी शादी हो पाएगी। जब 5-5 6-6 लाख पूरे ऐसे ही उसकी पढ़ाई में उठा देंगे तो दहेज कहाँ से लाओगे। रमा की बातें सुनकर काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद उसके खबर देने से पहले ही उसकी बड़ी बहन ने रमा जी को फोन करके बता दिया था और उनके कान भी भर दिए थे। विजय जी रमा जी को शांत कराते हुए बोले, अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। अगर काव्या पढ़ लिख जाएगी, अच्छी नौकरी करने लगेगी, यह जो उसका सपना है उसने वो पूरा कर लिया तो दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रमा जी गुस्से में बोली, वो कितनी भी पड़ जाए और उसके रंग की वजह से बिना दहेज दिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिलेगा। पहली लड़की की शादी इतने अच्छे घर बार में की है, क्या दूसरी को ऐसे ही फेंक देंगे। समाज वाले वैसे ही बातें बनाते हैं, उनको और मौका मिल जाएगा। विजय जी, तुम समाज के बारे में इतना क्यों सोचती हो। वो बच्ची भी हमारी अपनी है। रमा जी, अपनी बच्ची है इसलिए उसके भले का सोच रही हूँ। मैं तो उससे बात करूंगी नहीं, पर आपने उसको आगे पढ़ने के लिए पैसे दिए तो मैं आपसे भी बात करना बंद कर दूंगी और चली जाऊंगी ये घर छोड़कर अपनी बेटी के घर। विजय जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माँ हो कि दुश्मन उसकी। रमा जी आंखों में आंसू भर लाई और बोली, दुश्मन ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख पाती जब समाज वाले मेरी पहली बेटी को दूसरी बेटी से कंपेयर करते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं जो उसको अच्छी एजुकेशन भी दें और एक अच्छे घर परिवार में शादी भी कर पाएं। आपकी सरकारी नौकरी से इतना भी पैसा नहीं आता। आप हो एक जूनियर क्लास टीचर ही। अभी से पैसा जोड़ेंगे और काव्या की जल्दी शादी करने के बारे में सोचेंगे तो उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा, वरना जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। विजय जी, अरे काव्या अभी तो बस 20 साल की ही तो है। रमा जी, तो 21 की कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती ही चली जाएगी। ऊपर से कोई लड़का ना होने की वजह से कई लोग रिश्ते के लिए ऐसे ही मना कर देते हैं कि भाई नहीं है, तो माँ बाप के गुजरने के बाद मायके से रिश्ता कौन निभाएगा। पता है ना, सलोनी की शादी में दो लोगों ने यही बात बोलकर मना किया था। जब सलोनी इतनी गोरी है, तब थोड़ी बहुत दिक्कतें आई तो काव्या का रंग किसी से छुपा नहीं है। विजय जी क्या बोले उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी काव्या अपने आंसू पोंछकर दोनों के पास आई और मुस्कुराकर विजय जी से बोली, पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है। विजय जी मुस्कुराकर काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए, शाबाश। रमा जी चिढ़कर काव्या को देख रही थी। काव्या ने रमा जी की तरफ देखा और बोली, माँ आपको पता है, अब मुझे दूसरे कॉलेज में अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो किसी भी अच्छी कंपनी में मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं जॉब करते हुए एमएस भी कर लूँगी। विजय जी बोले, बेटा पर जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ अभी। काव्या प्यार से बोली, पापा मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ और जब तक मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं करूँगी तब तक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। जो एक्सपीरियंस खुद काम करने से आता है वो बस पढ़ने से नहीं आता।
और मेरी स्टडी में भी तो सब बिजनेस से रिलेटेड है। कई जॉब करूँगी तो मुझे और नॉलेज मिलेगी और मेरी स्टडी की फीस भी निकल आएगी। मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। विजय जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उनकी बेटी छोटी सी उम्र में कितनी समझदार हो गई थी। वो अच्छे से जानते थे काव्या जॉब क्यों करना चाहती है, क्योंकि रमा जी आगे पढ़ने के लिए उसको पैसे नहीं देने देंगी और काव्या अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। विजय जी ने भी मना नहीं किया और बोले, ठीक है। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, ओके पापा, मैं जल्दी से जॉब सर्च करती हूँ। इतना बोलकर काव्या अपने रूम में चली गई। विजय जी रमा जी को देखकर दर्द भरी मुस्कान के साथ बोले, हमारी बेटी कितनी समझदार है, बिना बोले हर बात समझ लेती है। उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती हो? ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी बेटी ही नहीं है। अपने ही बच्चों से कोई कैसे चिढ़ सकता है? रमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गईं। विजय जी ने अपना हाथ सिर पर रख लिया। काव्या अपने रूम में आई और लैपटॉप में जॉब सर्च करने लगी। थोड़ा सर्च करने पर उसको आर एस इंडस्ट्रीज में सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए फॉर्म मिला। काव्या बिजनेस मैनेजमेंट की ही स्टडी कर रही थी, इसलिए उसको सेल्स डिपार्टमेंट की भी नॉलेज थी। उसने तुरंत फॉर्म भर दिया। कुछ ही देर में उसको मेल आया, कल 9 बजे से इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू ऑफलाइन था और एक ही राउंड में सिलेक्शन होना था। काव्या जल्दी जल्दी किताबें खोलकर बैठ गई। वो कैसे भी ये जॉब करना चाहती थी। आर एस इंडस्ट्रीज भोपाल की सबसे बड़ी कंपनी थी। काव्या कैसे भी इस कंपनी में जॉब चाहती थी। उसको अच्छे से पता था इस कंपनी में जॉब करने से उसको अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिलेगा, जिससे वो आराम से अपनी स्टडी कर पाएगी। नेक्स्ट डे काव्या जल्दी जल्दी रेडी होकर इंटरव्यू के लिए निकल गई। वो जब इंटरव्यू के लिए पहुंची तो इंटरव्यू रूम के बाहर बहुत भीड़ थी। काव्या ने इधर उधर नजरें घुमाई और एक लड़की की बगल में खाली जगह देखकर जाकर बैठ गई और उसके बैठते ही वो लड़की काव्या की तरफ देखकर अजीब तरह से बोली, तुम भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हो? काव्या उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और वो तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किटी पार्टी में आई हो। काव्या को अपने आप को देखता देख वो लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, पता है मैं सुंदर हूँ, ऐसे देख के नजर मत लगाओ। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है, इसलिए मुफ्त की सलाह दूंगी। टाइम वेस्ट मत करो, अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो जाकर। काव्या को उस लड़की का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो सहजता से बोली, जॉब किसकी लगेगी, ये इंटरव्यू लेने वालों पर छोड़ दीजिए। वो लड़की चिढ़ गई और बोली, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, यह जॉब तुमको तो कभी नहीं मिलेगी। अपनी भद्दी शक्ल देखी है? सेल्स में खूबसूरत लड़कियां जॉब पर ली जाती हैं, जो क्लाइंट को अपनी खूबसूरती से अपनी डील को पूरा सुनने को मजबूर कर दें। तुम्हारी शक्ल देख कर तो क्लाइंट ऐसे ही डील से मना कर देगा। बेचारा प्रोजेक्ट और ऑफर्स ही नहीं सुनेगा, ऐसे ही भाग जाएगा। काव्या को बुरा तो लगा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको आदत हो गई थी इन सब बातों की। उसके स्कूल में भी इसलिए उसको लास्ट बेंच पर बैठना पड़ता था और कॉलेज में तो कोई उससे ज़्यादा बात ही नहीं करता था। उसकी बस एक ही दोस्त थी जो स्कूल से कॉलेज तक उसके साथ रही, रश्मि। काव्या रश्मि को देख हमेशा सोचती थी, क्या गोरे लोग भी अच्छे होते हैं? कुछ गोरे लोगों को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं होता। रश्मि देखने में बहुत सुंदर थी और एक हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। काव्या को हमेशा अपने परसेंटेज की वजह से बड़े और अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। काव्या शांति से बैठी थी कि वो लड़की रिया फिर चिढ़कर बोली, ये जॉब तो मैं ही लेकर जाऊंगी। काव्या ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दी। रिया और चिढ़ गई, पर वो काव्या को और नीचा दिखाती उससे पहले इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया। रिया काव्या को घूरते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद रिया बाहर आई और काव्या के सामने वाली चेयर पर बैठकर इंटरव्यू के रिजल्ट आने का वेट करने लगी। पहले सभी लोगों का इंटरव्यू होना था, उसके बाद किस किस को सिलेक्ट किया गया है उसके नाम अनाउंस होने वाले थे। धीरे धीरे करते हुए सभी के इंटरव्यू होने लगा और कुछ देर में काव्या का नंबर भी आया। काव्या इंटरव्यू के लिए गई तो वहां बैठे आदमियों की शक्ल पहले ही कुछ अजीब हो गई। काव्या थोड़ा नर्वस फील करने लगी, फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने सभी को ग्रीट किया और उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ।
कुछ समय बाद काव्या एक बड़ी मुस्कान के साथ रूम से बाहर आई। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया था और एक आदमी ने तो उसकी तारीफ भी की थी। काव्या की मुस्कुराहट देखकर रिया चिढ़कर उसको घूरने लगी। कुछ समय में इंटरव्यू खत्म हुए और एक लड़की हाथ में लिस्ट लेकर आई और जो सिलेक्ट हुए थे उनका नाम लेने लगी। उसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां सिलेक्ट हुईं और उसमें रिया भी थी। वो लड़की नाम बोल कर बोली, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लें और बाकी लोगों को थैंक यू एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतना बोलकर वो लड़की जाने लगी। बाकी के लोग भी चले गए। रिया भी एक सातिर मुस्कान के साथ काव्या को देखते हुए चली गई। काव्या की आंखों में नमी आ गई। उन इंटरव्यू में बैठे आदमी से तारीफ सुन के उसको लगा था कि ये जॉब उसको जरूर मिलेगी। काव्या को लगा शायद उस लड़की से मिस्टेक हो गई है और वो उसका नाम लेना भूल गई। इसलिए काव्या भागकर उस लड़की के पास आई और बोली, मैम। वो लड़की पलटकर बोली, यस। काव्या, मैम आप शायद मेरा नाम लेना भूल गई। वो लड़की काव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। सलवार सूट पहने काव्या एक नॉर्मल लड़की जैसी लग रही थी। वो लड़की काव्या को देखकर बोली, तुमको ऐसा क्यों लगता है? इस लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए था। काव्या, मैम मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और सर ने भी मेरी तारीफ की थी। वो लड़की, तो तुमको लगा ये जॉब तुमको मिल जाएगी? काव्या शांत हो गई और उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की बोली, देखो वो जॉब्स तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए नहीं होती हैं। टैलेंट के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिसेप्शनिस्ट की जॉब निकली तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम इंटरव्यू देने आ जाना। इतना बोलकर वो लड़की चली गई। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। रिया अपना फॉर्म फिल करके आई और काव्या को रोते हुए देखकर बोली, क्या हुआ? सच्चाई सामने आ गई। मैंने तो पहले ही समझाया था तुमको। काव्या रिया से इस टाइम कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से वहां से निकल गई। काव्या ने घर जाने के लिए बस पकड़ी और विंडो सीट पर बैठ गई। काव्या को बहुत रोना आ रहा था। अब वो आगे पढ़ाई कैसे करेगी? रमा जी उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं देंगी और घर पर बैठा देंगी। काव्या ने सोचा था कि वो अपनी स्टडी के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लेगी, तो रमा जी को उसकी पढ़ाई छुड़वाने का मौका नहीं मिलेगा। पर अब वो आगे क्या करेगी? उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको इस वक्त कैसे भी कॉलेज में एडमिशन लेना था, वरना सीटें फुल हो जाएंगी। उसने सोचा था अगर जॉब लग गई तो कुछ दिन काम करने के बाद अपनी आधी सैलरी एडवांस में ले लेगी और थोड़े पैसे अपने पापा से। पर अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। काव्या आगे क्या करेगी सोच रही थी कि उसका फोन बजा। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और फोन निकाल कर देखा तो यह रश्मि का कॉल था। काव्या ने कॉल पिक किया तो दूसरी साइड से रश्मि चहकते हुए बोली, गैस व्हाट? तू जिस कॉलेज से एमएस करने वाली थी, मैंने वहां एडमिशन ले लिया। अब दोनों आगे भी साथ पढ़ेंगे। काव्या की आंखों में फिर आंसू आ गए और वो बोली, पर मैं अब एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। रश्मि, पर क्यों? काव्या, मेरी जॉब नहीं लगी। रश्मि भी उदास हो गई और बोली, अब? काव्या, अब पता नहीं। काव्या फोन पर बात कर रही थी कि एक लड़का बस में चढ़ा और काव्या की बगल वाली सीट खाली देखकर उसकी बगल में बैठ गया। पर काव्या का ध्यान अपनी परेशानियों में था, तो वो बाहर देखकर रश्मि से बात करते हुए रोने लगी। वो लड़का काव्या की तरफ देखने लगा। काव्या रोते हुए रश्मि से बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे कैसे पढ़ाई करूंगी? माँ तो ग्रेजुएशन तक नहीं करने दे रही थी। वो तो पापा की जिद की वजह से आगे पढ़ पाई, पर आज तो सारे रास्ते बंद हो गए। रश्मि, यार तुम रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। पर तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? तू तो कितनी इंटेलिजेंट है। काव्या भरे गले से बोली, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ही छोटी सोच है उन लोगों की। उनको इंटेलिजेंट लड़की नहीं, नुमाइश करने वाली लड़की चाहिए थी, जिसकी खूबसूरती के दम पर वो लोग डील हासिल कर सकें। अब समझ आ रहा है कैसे भोपाल की नंबर 1 कंपनी बनी है। काव्या की बातें सुनकर उस लड़के ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या आगे बोली, लड़कियों की खूबसूरती दिखा दिखा कर डील लेते होंगे, आगे तो भगवान ही जाने। डील पाने के लिए कैसे लड़कियों का सहारा लेकर
कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए होंगे। एक नंबर की बकवास कंपनी है आरएस इंडस्ट्रीज। उनको अपनी पॉलिसी में ही लिख देना चाहिए, हमको बस खूबसूरत लड़कियां चाहिए, ताकि बाकी के लोग अपना समय बर्बाद करके इंटरव्यू के लिए जाएं ही ना। पक्का उस आरएस इंडस्ट्रीज का सीईओ अय्याज किस्म का इंसान होगा। लड़कियां घुमाने का शौक होगा उसको, तभी तो बस खूबसूरत लड़कियां चाहिए उसको। बूढ़ा फूसट कहीं का। काव्या गुस्से में जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। रश्मि भी काव्या की बातों पर हंस दी और बोली, तेरा गुस्सा तेरी बातों से साफ झलक रहा है। चल मैं घर आती हूँ तेरे, फिर बात करते हैं। काव्या ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। काव्या फिर बस की विंडो पर सिर रखकर कुछ सोचते हुए बाहर देखने लगी, पर अभी तक उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि उसकी बगल में कोई लड़का बैठा है और कब से गुस्से में उसको ही घूरे जा रहा है। नेक्स्ट स्टॉप पर काव्या को उतरना था, तो उसने अपना फ़ोन बैग में रखा और उठकर निकलने लगी। तब उसका ध्यान उस लड़के पर गया। काव्या उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का काव्या को अपनी लाल पड़ी आंखों से घूर रहा था। उस लड़के ने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए काव्या उसका फेस नहीं देख पाई, पर उसकी लाल आंखें देखकर ही काव्या को अलग सा डर लगने लगा। वो डर से जल्दी जल्दी सीट से बाहर निकलने लगी, तो उसका पैर उस लड़के के पैर पर पड़ गया। उस लड़के ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और खड़ा होने लगा कि काव्या उसको देखकर और डर गई और जल्दी से बस के डोर की तरफ भागी। काव्या ने बस से उतरते समय एक बार उस लड़के को देखा, तो वो अभी भी उसे ही घूर रहा था। काव्या घबरा गई और जल्दी से बस से उतर गई। बस आगे बढ़ गई। तब काव्या ने चैन की सांस ली और अपने आप से बोली, कितना अजीब था वो लड़का, और उससे अजीब उसकी वो भूरी आंखें। अजीब नहीं, डरावनी। अंधेरे में कोई उसको देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। अपने आप से बड़बड़ाते हुए काव्या पैदल चलते हुए अपने घर तक आ गई। रमा जी काव्या को गेट पर ही देखकर चिढ़ में बोली, लग गई नौकरी। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर नीचे करके अपने रूम में चली गई। काव्या इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। इतनी बड़ी कंपनी में उसको जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, और भी तो कंपनी है, वो उसमें ट्राई करेगी। ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अच्छी सैलरी मिलेगी। शाम को काव्या बैठी अपने लैपटॉप में बाकी अच्छी कंपनियों में जॉब देख रही थी कि रश्मि मुंह बनाकर उसके रूम में आई और डोर बंद करके काव्या के बगल में आकर बैठ गई। काव्या लैपटॉप में ही घुसी हुई थी, इसलिए उसका ध्यान रश्मि पर नहीं गया था। रश्मि ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा तो काव्या चौंक गई और रश्मि को देखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, यार ऐसे कौन डराता है। रश्मि, मैंने कब डराया। काव्या, ऐसे चोरी से आओगी और पीछे से हाथ रखोगी तो कोई भी डर जाएगा। रश्मि, ओ मैडम, तुम ऐसे दूसरी दुनिया में खोई रहोगी तो यही होगा। काव्या बेचारगी से बोली, खोई हुई नहीं हूँ यार, जॉब ढूंढ रही हूँ। माँ को अभी तक पता नहीं है, जॉब नहीं लगी मेरी। मैंने उनसे कहा है अभी इंटरव्यू के 1-2 राउंड और होंगे, फिर जॉब कंफर्म होगी। झूठ तो बोल दिया है, पर 2-4 दिन के अंदर अपने लिए अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वरना माँ घर में बैठाकर 1 साल के अंदर मेरे हाथ पीले कर देंगी। रश्मि चिढ़कर बोली, तुम्हारी माँ इतनी अजीब क्यों है। काव्या, माँ अजीब नहीं है, बस उनको मेरी चिंता है। रश्मि मुंह बनाकर बोली, घंटा। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, तुम क्यों चिड़ी हुई हो। रश्मि, तेरी माँ की वजह से। काव्या हंस दी और बोली, माँ ने आज फिर तुम्हें प्रसाद दिया क्या। रश्मि, प्रसाद के साथ साथ पंचामृत भी दिया। काव्या हंसने लगी। रश्मि मुंह चढ़ाकर बोली, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ साथ हर उस इंसान से चिढ़ती है जो तुम्हारा दोस्त है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, माँ ऐसी होती है क्या। काव्या सीरियस हो गई और बात बदलते हुए बोली, चल काम पर लग, मेरे लिए जॉब ढूंढ। लैपटॉप में देखते देखते मेरी आंखें दर्द होने लगीं। रश्मि ने अपनी आंखें छोटी की और लैपटॉप अपनी तरफ घुमाकर जॉब सर्च करने लगी। काव्या आंखें बंद करके लेट गई। रश्मि उसको देखकर बोली, एक बात पूछूं। काव्या, हाँ। रश्मि, अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो ऊपर से तू फ्रेशर है, तो कोई ज़्यादा सैलरी नहीं देगा, तो फिर क्या करेंगे। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। रश्मि ने उसको देखकर लैपटॉप साइड किया और उसकी बगल में लेटकर साइड हक करते हुए बोली, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे पास कुछ सेविंग है और बाकी के पैसे मैं पापा से मांग लूंगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा हो जाएगी,
बाकी बाद में मैं भी तेरे साथ जॉब करने लगूंगी, तो हम दोनों की सैलरी मिलाकर तेरी स्टडी की फीस आराम से निकल जाएगी। काव्या ने अपनी आंखें खोली और नम आंखों से रश्मि को देखते हुए बोली, मैं भगवान को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ जो उन्होंने मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी दोस्त दी। पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ रश्मि। पर एक बार काव्या बीच में ही रश्मि को रोकते हुए बोली, तो मेरे साथ होना बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने तुमसे स्टडी के पैसे लिए तो पापा को बहुत बुरा लगेगा और मैं ये देख नहीं पाऊंगी। रश्मि, ठीक है। काव्या मुस्कुरा दी और दोनों फिर ऐसे ही बातें करने लगी। थोड़ी देर में काव्या के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। काव्या ने फ़ोन देखा तो उसमें आर.एस. इंडस्ट्रीज कंपनी की साइट से एक मेल था। काव्या ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। रश्मि काव्या को देखकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हो फ़ोन को? किसका मैसेज है? काव्या, मैसेज नहीं, मेल है, आर.एस. इंडस्ट्रीज की साइट से। रश्मि तुरंत पेट के बल लेट गई और बोली, तो देख क्या रही है, ओपन कर। काव्या ने मेल ओपन किया और पढ़ा। वैसे ही उसकी आंखें फैल गईं। रश्मि ने काव्या को शौक में देखा कि उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और मेल देखने लगी। मेल पढ़ते ही रश्मि खुशी से उछलने लगी। मेल में काव्या का कल से जॉब को ज्वाइन करने का ज्वाइनिंग लेटर था और उसको सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट पर जॉब मिली थी। रश्मि उछल रही थी। काव्या अपने सेल्स में आई और एक बार फिर मेल पढ़ने लगी। काव्या को लग रहा था कि कहीं गलती से तो वो मेल उसके पास नहीं आ गया, पर ज्वाइनिंग लेटर में बाकायदा उसका नाम लिखा था, काव्या शर्मा। रश्मि कूदते हुए काव्या के ऊपर आ गई और बोली, ओ तेरी, तेरी तो प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट पर जॉब लग गई। अब तुझे इतनी सैलरी मिलेगी कि तू आराम से खुद अपनी फीस जमा कर सकती है। तुझे अब किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रश्मि की बातें सुनकर काव्या भी खुश हो गई, पर वो अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने इंटरव्यू तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए दिया था और उसको उसकी पर्सनालिटी की वजह से रिजेक्ट भी कर दिया गया था। फिर ये अचानक से उसको प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट कैसे मिल गई? पर काव्या अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, उसकी खुशी उसको ज़्यादा थी। बाकी वो कल कंपनी जाकर पता कर लेगी। रश्मि खुशी में काव्या से बोली, चल बाहर छोटी सी पार्टी करने चलते हैं और अपनी उस खड़ूस माँ को भी बता दें तेरी जॉब लग गई है, वो भी प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट पर। काव्या थोड़ा सीरियस होकर बोली, मैं कल कंपनी जाकर सब पता करूंगी, उसके बाद घर पर बताऊंगी। मुझे अभी कुछ डाउट्स है। रश्मि, ओके, पर छोटी सी पार्टी करने तो चल सकते हैं। काव्या ने ओके कहा और दोनों आइसक्रीम खाने चली गईं। ऐसे ही हंसी खुशी वो रात निकल गई। नेक्स्ट डे काव्या अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आर.एस. इंडस्ट्रीज पहुंची और रिसेप्शन पर बात करने ही जा रही थी कि एक आदमी उसके पास आया और बोला, आप मिस काव्या है ना? काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, यस सर। वो आदमी बोला, मैम मेरे साथ चलिए। काव्या उसके पीछे चल दी। वो आदमी काव्या को वेटिंग रूम में ले आया और उसको कुछ पेपर्स देते हुए बोला, ये आपके एग्रीमेंट पेपर्स हैं। इसमें कंपनी के रूल्स और आपकी सैलरी सब डिटेल्स लिखा है। एक बार आप पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। फिर मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ और काम समझा देता हूँ। काव्या के मन में पहले से ही डाउट था, इसलिए वो बिना पेपर्स पढ़े बोली, सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो आदमी, यस बोलिए। काव्या, सर मुझे यह जॉब क्यों दी गई? मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया था। वो आदमी, आपको सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया था, पर इंटरव्यू देने आए लोगों को ये नहीं पता था कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है और उसी बेस पर जिन जिन का इंटरव्यू अच्छा गया उनको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले को अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब दी गई। उसी बिहाफ पर आपको प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट मिली। उस आदमी की बात सुनकर काव्या को कुछ अजीब लगा, और उसके लिए जॉब जरूरी थी, ऊपर से इतनी अच्छी सैलरी, वो कभी ना नहीं कर सकती। उसने जल्दी जल्दी से सारे रूल्स पढ़े और साइन कर दिए। उस आदमी ने फिर काव्या को उसका कैबिन दिखाया और काव्या को उसका काम समझाकर बोला, कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करने के बाद पहले सीईओ को दिखाना होता है, उसके बाद वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो तुमको भी ऐसा करना है। मैंने तुम्हारी टीम से तो इंट्रो करवा दिया है, अब आगे सब तुमको खुद करना है। लैपटॉप में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है, पढ़ लो। एक और बात, बोलते हुए उस आदमी ने टेबल से एक फाइल उठाई
और काव्या के सामने करता हुआ बोला, यह मल्होत्रा कंपनी के प्रोजेक्ट की फाइल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ ही काम बाकी होगा तो इसको कंप्लीट करके बॉस को दे दो। आज उनकी मीटिंग है, इसलिए उनको पहले प्रोजेक्ट चेक करना होगा, सब सही है कि नहीं, तभी वो क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने की परमिशन वो देंगे। काव्या ने ओके कहा और फाइल उठाकर देखने लगी। वो आदमी केबिन से चला गया। काव्या ने उस फाइल पर काम करना शुरू कर दिया। 4 घंटे में काव्या ने वो फाइल कंप्लीट की और सीईओ के केबिन की तरफ बढ़ गई। काव्या ने पहले ही कंपनी के सीईओ के बारे में न्यूज़ पढ़ी हुई थी। सीईओ कोई 54-55 साल का आदमी था, रणबीर मित्तल। उनके बारे में अक्सर न्यूज़ में निकलता रहता था कि आरएस इंडस्ट्रीज के ओनर रणबीर मित्तल ने आज ये प्रोजेक्ट हासिल किया, आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए, वगैरह वगैरह। काव्या थोड़ी नर्वस थी क्योंकि कल का एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं था, तो उसने सीईओ को लेकर अलग ही सोच बना ली। काव्या ने गहरी सांस लेकर डोर पर नॉक किया तो अंदर से एक कोल्ड आवाज आई, कम इन। आवाज सुनकर काव्या ने आंखें छोटी कर ली। आवाज में कोई कम उम्र का इंसान लग रहा था, पर काव्या को क्या करना था, उसको बस अपने काम से मतलब था। इसलिए वो अंदर आई और सीईओ को ग्रीट करने के लिए अपना मुंह खोला तो सामने चेयर पर कोई नहीं था। तभी उसके कानों में फिर वही कोल्ड आवाज आई, तुम क्या यहाँ अपनी शकल दिखाने आई हो? काव्या आवाज की तरफ घूमी तो अपने सामने बैठे इंसान को देखकर 1 मिनट को वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। सामने सोफे पर पैर रखे एक लड़का ब्लू कलर के 3 पीस सूट पहने बैठा था। उसने अपने ऊपर का कोट हटाया हुआ था, जिससे उसकी बाजू से उसकी मस्कुलर बॉडी उभारे मारकर बाहर आने को तड़फ रही थी। काव्या उस लड़के को बस एकटक निहारे जा रही थी। बड़ी बड़ी पलकें, हल्के गुलाबी होंठ, जैसे लिपस्टिक लगाई हो, भूरी छोटी आंखें, पतली सी नाक, जो फेस की सुंदरता ऐसे बढ़ा रही थी कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए। उस लड़के के फेस के सारे फीचर इतने परफेक्ट थे जैसे सर्जरी करवाई हो। गोरा रंग, काले जेल से सेट किए हुए बाल। काव्या तो भूल ही गई थी कि वो कहाँ खड़ी है और किस काम से कैबिन में आई है। वो तो बस उस लड़के की सुंदरता में खोसी गई थी। उस लड़के ने काव्या को ऐसे बुत बना देखा तो अपनी छोटी आंखें और छोटी कर लीं और टेबल पर रखा पेन उठाकर उससे कैप निकाला और काव्या के सिर पर फेंक कर मारते हुए बोला, यहाँ मुझे निहारने आई हो क्या? काव्या हड़बड़ा गई और फोरहेड मसलते हुए इधर उधर देखने लगी। वो लड़का उठकर काव्या के पास आया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए तेज आवाज में बोला, किस काम से आई हो? बोलोगी या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं तुमको बाहर उठाकर फेंकने के लिए? काव्या घबरा गई और जल्दी से बोली, मैं सीईओ सर को ये फाइल दिखाने आई थी। वो लड़का आंखें छोटी करते हुए बोला, तो फाइल लाओ और निकलो यहाँ से। काव्या ने भी मुंह बना लिया और बोली, तुमको क्यों दूं, मैं सर को ही दूंगी। काव्या को लगा शायद ये लड़का सीईओ का असिस्टेंट होगा। वो लड़का गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, तुमको पता है सीईओ कौन है? काव्या, हाँ बहुत अच्छे से पता है। अब साइड हटो, खंबे जैसे सामने आकर खड़े हो गए हो। आने दो, सर को उनको बताऊंगी। तुमने कैसे मुझे कैप मारा, कितनी जोर से लगा मुझे। उनकी गैर हाजिरी में तुम कैसे अपने आप को बॉस समझकर मेरे ऊपर रौब झाड़ रहे हो? काव्या की बातें सुनकर वो लड़का गुस्सा में काव्या को देखने लगा। वो लड़का गुस्से में काव्या को घूर रहा था कि काव्या ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसकी वो भूरी लाल आंखें देखकर काव्या को फिर उस बस वाले लड़के की याद आ गई और डर से उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने काव्या को देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, अखिल। उसके चिल्लाने की देर थी कि एक लड़का डरकर भागते हुए केबिन का डोर झटके से ओपन करते हुए ऐसे आया जैसे उसके आधे सेकंड की भी देर हुई तो उसको गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। काव्या ये सब देखकर और डर गई। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उस लड़के के पास आया और अपना सर नीचे करते हुए बोला, यस सर। वो लड़का गुस्से में काव्या को देखते हुए अखिल से बोला, इस 1.5 फुटी लड़की को बताओ कि मैं कौन हूँ। अखिल ने सिर घुमाकर पीछे काव्या की तरफ देखा और अपने मन में बोला, ये लड़कियां मेरी कुंडली में दोस्त बनकर बैठी हैं। एक जाती है तो दूसरी मुसीबत खड़ी करने आ जाती है। मन में सोचते हुए अखिल काव्या के पास आया और सीरियसली टोन में बोला, मिस, ये है हमारे सीईओ मिस्टर एकांश मित्तल।
काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत बोली, पर सीईओ तो वो बुड्ढा। बोलते हुए काव्या को याद आया वो क्या बोलने जा रही है, इसलिए वो रुककर अपनी बात को ठीक करते हुए जल्दी से बोली, सीईओ तो रणबीर मित्तल थे, मैंने न्यूज़ में देखा। अखिल अपने मन में अपना सिर पीटते हुए बोला, ये लड़कियां आज तो मुझे बॉस के हाथों जान से मरवाकर ही दम लेंगी। अखिल काव्य को समझाते हुए बोला, सर उनके ही बेटे हैं और अब सर ने यह कंपनी अपने अंडर ले ली है, तो अब से ये कंपनी के सीईओ हैं। काव्य की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो अपने मन में बोली, क्या ये उस बुड्ढे का बेटा है? वो बुड्ढा इतना अयास था तो उसका बेटा तो उससे 2 कदम आगे होगा। ये तो मुझे अभी जॉब से निकाल देगा। सोचते हुए काव्या नजरें घुमाकर डर से एकांश की तरफ देखने लगी। एकांश भी गुस्से में काव्या को देख रहा था। काव्या जब बीच में ही बुड्ढा बोलते हुए रुक गई थी, उसी समय एकांश समझ गया था काव्या क्या बोलना चाहती थी। तभी से वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ काव्या को देख रहा था। काव्या को एकांश की आंखें देखकर बहुत डर लग रहा था और उसको बार बार यही ख्याल आ रहा था कि यह तो उस बस वाले लड़के जैसी आंखें लग रही हैं, पर ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक का बेटा उस लोकल बस में थोड़ी ना घूमेगा। सोचकर काव्या ने इस बात को जाने दिया और अपनी गलती को सुधारने के लिए हिम्मत करके एकांश के पास आई और उसके सामने फाइल करते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो। एकांश ने काव्या के हाथ से फाइल खींचकर लेते हुए गुस्से में कहा, बहुत डींगे मारती हो ना अपनी काबिलियत की, तो आज से, सॉरी अभी से तुम्हारी पोस्ट को और प्रमोट किया जाता है। आज से तुम प्रोजेक्ट हेड के साथ साथ प्रोजेक्ट प्रेजेंटर का भी काम करोगी। तुम्हारा काम बस प्रोजेक्ट रेडी करना ही नहीं होगा, अब तुम हर प्रोजेक्ट को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट भी करोगी। काव्या की आंखें बाहर आ गईं और उसने हैरानी से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि एकांश ने फाइल से एक पेपर निकाला और काव्या के मुंह में घुसाते हुए बोला, तो मिस इंटेलिजेंट थोड़ा मॉडर्न बनो, ये फाइल और पेपर के आगे बढ़कर लैपटॉप में प्रोजेक्ट रेडी करो दोबारा से। तुम्हारे पास बस 3 घंटे का समय है। शाम 6 बजे मेरी मीटिंग है और अभी 3 बज रहे हैं। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। काव्या मुंह में पेपर भरे आंखें फाड़े एकांश को देख रही थी। एकांश ने अखिल को काव्या को बाहर फेंकने का इशारा किया और फिर से सोफे पर जाकर बैठ गया। अखिल काव्या के पास आया और धीरे से बोला, मिस आप ये क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से, वरना आपके साथ साथ आज मेरी समाधि भी यहीं बनेगी। काव्या अपने सेंस में आई और अखिल को देखने लगी। दोनों को वही खड़ा देख एकांश ने गुस्से में पेपर वेट उठाया, अखिल को इस तरह फेंक कर मारा कि अखिल को चोट ना आए, बस उसकी आंखों के सामने से पेपर वेट होकर गिरे। अपनी आंखों के जस्ट सामने से पेपर वेट गिरते देख अखिल की सांसें मुंह को आ गईं और वो डरकर एकांश को देखने लगा। एकांश फिर टेबल पर रखे पेपर देखते हुए ही बोला, निशाना चूका, यह सोचने की भूल मत करना। अखिल तुरंत समझ गया एकांश इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो अभी भी काव्या को लेकर बाहर नहीं गया। अखिल ने जल्दी से काव्या का हाथ पकड़ा और उसको बाहर ले जाने लगा। काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं। आज पहली बार उसको किसी लड़के ने ऐसे बाजू से पकड़ा था। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसको खींचकर बाहर फेंका जा रहा हो। अखिल काव्या को बाहर लेकर जा रहा था कि एक आदमी केबिन के अंदर आते हुए दोनों से टकरा गया। अखिल ने सिर झुकाकर उस आदमी को ग्रीट किया और जल्दी से काव्या को लेकर वहां से चला गया। उस आदमी ने काव्या को देखा, फिर अपना सिर नामे हिलाकर अंदर आया तो एकांश को सोफे पर बैठा देखकर उस आदमी के फेस पर उदासी आ गई और वो एकांश के पास आकर उदासी भरी आवाज में बोला, बेटा वो तुम्हारी चेयर है, फिर भी तुम यहाँ क्यों बैठे हो? एकांश ने उस आदमी को देखा, फिर पेपर्स देखते हुए बोला, डैड वो आपकी चेयर है। एकांश के डैड रणबीर जी ने कहा, पर बेटा मेरे बाद तो ये चेयर तुम्हारी ही होगी। एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये चेयर आपकी है और आपकी ही रहेगी। मुझे अगर चेयर पर बैठना होगा तो मैं अपनी दम पर चेयर अपने लिए खुद बना लूँगा। रणबीर जी एकांश के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पर बेटा तुमने तो खुद मुझे कल बोला तुम कंपनी अपने हाथों में लेना चाहते हो। एकांश रणबीर जी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, मैंने बोला था, पर मुझे उसके आगे भी बहुत कुछ बोलना था,
पर आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं था, तो आपने मेरी पूरी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा और सभी के बीच ये बात अनाउंस पहले कर दी कि अब से मैं कंपनी अपने हाथों में लेने वाला हूँ। रणवीर जी, बेटा वो मेरी खुशी थी, इसलिए रहा नहीं गया। कितने सालों का सपना है मेरा कि तुम मेरी जगह लो। एकांश, ना मुझे आपकी जगह लेनी है, ना ही मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। इसलिए कल की अधूरी बात आज पूरी कर देता हूँ। मैं आपकी कंपनी अपने हाथों में ले रहा हूँ, पर कुछ समय के लिए। मैं यहाँ किसी काम के लिए रुका हूँ, वो होते ही वापस चला जाऊँगा। उसके बाद आप अपनी ये कंपनी और ये सो कॉल्ड चेयर जिसको चाहें उसको दें, मुझे कोई मतलब नहीं है। एकांश की बात सुनकर रणवीर जी का दिल टूट गया। वो अपनी नम आवाज में बोले, बेटा क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? एकांश बात को बदलते हुए बोला, डैड मेरी आज फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं उसमें अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, तो क्या मैं कुछ पेपर्स पढ़ सकता हूँ? रणवीर जी समझ गए एकांश उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोले और उठकर एकांश के सर पर हाथ फेर कर अपने मन में बोले, काश तुम जिस काम के लिए यहाँ रुके हो वो कभी पूरा ना हो और तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रुक जाओ। सोचते हुए रणवीर जी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो केबिन से बाहर चले गए। एकांश ने रणवीर जी को पलट कर देखा और फिर गहरी सांस लेकर फाइल देखने लगा। अखिल काव्या को लेकर उसके केबिन में आया। तब तक काव्या एकांश के दिए सदमे में ही खोई हुई थी। प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना मतलब एकांश के साथ मीटिंग के लिए जाना, और मीटिंग तो कभी भी कहीं भी होती है और वो 6 बजे बाद बाहर काम नहीं कर सकती। रमा जी उसका जीना हराम कर देंगी। वो वैसे ही चिढ़ती हैं उससे। वो कभी काव्या का घर देर से आना बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऊपर से वो सारा टाइम प्रोजेक्ट बनाने और प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती रहेगी तो अपनी पढ़ाई कब करेगी? काव्या का सोचते हुए सिर घूम रहा था। उसको ये तक होश नहीं था कि उसके मुंह में अभी तक पेपर घुसा हुआ है। अखिल ने काव्या को कहीं खोया हुआ देखा तो उसके मुंह से पेपर निकालने लगा, जिससे अखिल के हाथ काव्या के मुंह से छू गए। काव्या तुरंत अपने सेंस में आई और अखिल को घूरते हुए उससे दूर होने लगी। कि अखिल उसको घूरते हुए, पेपर निकाल रहा हूँ। काव्या समझी नहीं, लेकिन उससे दूर जाने से उसके मुंह में पेपर लगा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अखिल काव्या को घूरते हुए बोला, तुमको सुनाई कम देता है क्या? बोलते हुए अखिल ने काव्या के मुंह से पेपर निकाल दिया। काव्या को मुंह में एकदम से दर्द महसूस हुआ और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अखिल काव्या को ही देख रहा था। काव्या थोड़ी नॉर्मल हुई तो अखिल को वहीं खड़ा देखकर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अखिल कुछ सोचते हुए बोला, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? काव्या बेरुखेपन से बोली, मैं तुमको नहीं जानती, मैंने आज पहली बार तुमको देखा है। अखिल, नहीं, पर मैंने तुमको कहीं और भी देखा है। काव्या, सॉरी मेरी शक्ल किसी से नहीं मिलती, तो तुमको कोई गलतफहमी होने का भी चांस नहीं है। अखिल, तुमको नहीं लगता मैं तुमसे सीनियर पोस्ट पर हूँ, तो तुमको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए? काव्या, सीनियर नाम से ही नफरत है मुझे, तो रिस्पेक्ट वो भी सीनियर की करूँ? तो भूल जाओ। वैसे भी मैं किसी से इतना बात करना पसंद नहीं करती। मुझे अपने काम से मतलब है, तो तुम किसी भी पोस्ट में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे बॉस नहीं हो जो तुमको रिस्पेक्ट दूं। अखिल, तुम जरूरत से ज्यादा रूड नहीं हो, किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे? काव्या के फेस पर दर्द भरी मुस्कान आ गई और वो हाथ के इशारे से अखिल को बाहर जाने को बोलकर अपनी टेबल की तरफ जाने लगी। अखिल उसको घूर कर देखने लगा। अखिल के जहन में काव्या को लेकर अलग ही इमेज बनने लगी थी। अखिल अपने मन में ही सोचते हुए बोला, लगता है लड़कियों को लड़की होने पर ही एटीट्यूड होता है। ना इस लड़की की कोई पर्सनालिटी है, ना ही कोई गुड लुक्स। उसके बाद भी मुझे ऐसे तेवर दिखा रही है जैसे कहीं की महारानी हो। पर इसको देखा कहाँ है, ये याद नहीं आ रहा। अखिल काव्या के बारे में सोच ही रहा था। वहीं काव्या भी अपनी टेबल के पास खड़ी कल रात रश्मि की सिखाई बात सोच रही थी। रश्मि ने कल उसको एक बात सिखाई थी। वो अब यह ना सोचे उसका रंग क्या है। अपने रंग की वजह से उसको शांत रहने की या दूसरों की बदतमीजी सहने की जरूरत नहीं है। सामने वाला हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेता है। स्कूल में रश्मि थी लोगों से काव्या को बचाने के लिए। कॉलेज में भी रश्मि ही लोगों की
बातों और तानों से क्लास की लड़कियों से काव्या को बचाती थी। पर अब काव्या को खुद मजबूत बनना पड़ेगा। अपना एटीट्यूड ऐसा करना पड़ेगा कि सामने वाला कुछ बोलने से पहले खुद काव्या से डरे, ना कि काव्या डर से शांत रहे। स्कूल और कॉलेज में जब स्टूडेंट काव्या को उसके कलर की वजह से बुली करते थे, तो रश्मि ही सबसे लड़ती थी। काव्या बस सिर नीचे करके रश्मि के पीछे छुपकर रोया करती थी। पर रश्मि ने कल काव्या से प्रॉमिस लिया था, अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी, सबका सामना करेगी, किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देगी। अगर उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किए तो वो अपना बिजनेस खड़ा करने का सपना छोड़ दे। इसलिए आज काव्या ने ऐसे रूड होकर अखिल से बात की थी, क्योंकि अखिल उसको खींचते हुए उसके केबिन तक लाया था। काव्या को लगा शायद अखिल ने भी उसके कलर की वजह से ऐसा किया है। अगर अभी उसकी जगह कोई सुंदर लड़की होती तो अखिल शायद ऐसे ना करता। काव्या खड़ी सोच रही थी कि अखिल को याद आया। उसने काव्या को कहाँ देखा, और अखिल काव्या से बोला, तुमने शांति निकेतन स्कूल में स्कूलिंग कंप्लीट की है ना? काव्या अपने सेंस में आई और पलटकर अखिल को देखते हुए बोली, तुमको कैसे पता? अखिल मुस्कुराकर बोला, तुम मेरी जूनियर थी, मैंने तुमको फेयरवेल पार्टी में देखा था। तुम सबसे पीछे कॉर्नर की सीट पर चुपचाप बैठी थी और कुछ स्टूडेंट्स तुमको तुम्हारी ड्रेस की वजह से बुली कर रहे थे। तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, याद आया? काव्या अखिल की बात को सोचने लगी। 12th की फेयरवेल पार्टी में उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। तब काव्या 9th क्लास में थी। उसके कलर की वजह से वो फ्रॉक उसके ऊपर कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसके क्लास के बच्चे उसको बुली कर रहे थे। तब एक 12th क्लास के सीनियर लड़के ने उन बच्चों को डांटा था, पर काव्या इतनी डरी हुई थी कि बस रोने में लगी थी। उसने उस लड़के को देखा तक नहीं था। अखिल काव्या के पास आया और बोला, अच्छा हुआ वो स्टूडेंट तुमको बुली कर रहे थे, तुम हो ही उसी लायक। तुम तब भी बदतमीज थी और आज भी बदतमीज हो। तुमने तब भी मुझे एक बार थैंक यू बोलना जरूरी नहीं समझा, और आज भी तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हो, जबकि मैंने आज भी तुम्हारी मदद की। अगर मैं तुमको सर के केबिन से इतनी जल्दी लेकर नहीं आता तो सर तुम्हारा कीमा बना देते। तुम अभी सर के गुस्से को जानती नहीं। उन्होंने आज ही कंपनी को अपने अंडर लिया और आज ही 5 लोगों को जॉब से निकाल दिया, और ऐसे निकाला कि अब उनको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। अखिल की बातें सुनकर काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और उसको एहसास हुआ उसने बिना बात किया है जाने अखिल पर बेकार में गुस्सा किया। अखिल ने आंखें छोटी करके काव्या को देखा और जाते हुए बोला, दोबारा से हेल्प ही नहीं करूंगा, और तुम्हारी जैसी लड़की की तो कभी भी नहीं, घमंडी। काव्या को बहुत बुरा लगा। उसने सच में रश्मि की बातों को मानकर अपने साथ अच्छा करने वाले इंसान के साथ ही रूड बिहेव किया। काव्या अपनी गलती को सुधारने के लिए भागकर अखिल के सामने आकर खड़ी हो गई और सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर। अखिल काव्या की बात सुनकर अपने कान खुजलाने लगा और बोला, क्या मेरे कान बज रहे हैं? काव्या ने नजरें उठाकर अखिल को देखा, फिर अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी सर। अखिल खांसने का नाटक करने लगा। काव्या बोली, उस दिन स्कूल में हेल्प करने के लिए और आज हेल्प करने के लिए, दोनों के लिए दिल से थैंक यू। सॉरी, वो मेरी दोस्त ने मुझे सिखाया, अपने नेचर में एटीट्यूड लाओगी तभी आराम से काम कर पाओगी, वरना मेरा कंपनी में 2-3 दिन भी टिकना मुश्किल होगा। बस इसलिए थोड़ा रूड हो गई। अखिल ने काव्या के कानों से हाथ हटाते हुए कहा, तुम लड़कियां अपना उल्टा दिमाग कितना चलाती हो। तुम अपनी उस दोस्त से मिलवाना, मुझे कुछ ज्यादा ही ज्ञान पिलाया है तुमको। काव्या मुस्कुरा दी तो अखिल भी मुस्कुराकर बोला, एटीट्यूड अच्छा है, पर तब जब लगे कि सामने वाला उस एटीट्यूड के लायक है। काव्या धीरे से बोली, मुझे आपको देखकर यही लगा था, तभी। अखिल ने काव्या की बात सुन ली और भी बेचारों सा फेस बनाकर अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, मैं तुमको खरगोश टाइप लगता हूँ जो एटीट्यूड झाड़ता हुआ घूमता है? काव्या मुस्कुराकर बोली, लगे थे पर अब नहीं लग रहे। अखिल अपना पसीना पोंछने का नाटक करते हुए बोला, थैंक गॉड, कितना बड़ा बोझ उतरा मेरे सिर से। काव्या अखिल की एक्टिंग देखकर हंस दी। अखिल भी हंस दिया और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, दोस्त। काव्या ने अखिल के हाथ को देखा, फिर सकचाते उसके हाथ से हाथ मिला लिया। काव्या को अखिल से हाथ मिलाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अखिल उसका पहला बॉय में दोस्त था, या फिर यह कहें
कि आज वो पहली बार किसी लड़के से हाथ मिला रही थी और उससे दोस्ती कर रही थी। शाम को काव्या ने जल्दी जल्दी अपनी टीम के सारे प्रोजेक्ट रेडी किए और भागते हुए एकांश के केबिन में आई। काव्या अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की वजह से इतनी नर्वस थी कि अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप में देखते हुए डोर पर नॉक करने लगी, लेकिन तभी उसको फील हुआ डोर से तो आवाज़ आई ही नहीं। काव्या ने तुरंत सामने देखा और उसकी आंखें बटनों जैसे बाहर आ गईं। वो एकांश के सर पर नॉक कर रही थी। जिस टाइम काव्या ने डोर पर नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय एकांश ने डोर ओपन किया और काव्या का ध्यान लैपटॉप में होने की वजह से उसने एकांश के सर पर नॉक कर दिया। एकांश को देखकर काव्या ने बेचारों सा मुंह बना लिया, क्योंकि एकांश उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ऊपर से अखिल ने उसको अच्छे से समझा दिया था कि एकांश को कितना गुस्सा आता है। अगर काव्या को ये जॉब अच्छे से करनी है तो वो एकांश को जितना कम गुस्सा दिलाए उतना अच्छा होगा उसके लिए। काव्या ने फिर हिम्मत करके हकलाते हुए एकांश से कहा, सॉरी सर। एकांश ने गुस्से में काव्या को देखा और उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। काव्या ने एकांश के हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। पर एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और काव्या को खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। कॉरिडोर से आते जाते लोग सभी एक साइड होकर एकांश को हैरानी से देख रहे थे और काव्या के लिए दिल से दुआ मांग रहे थे कि आज भगवान ही जाने काव्या के साथ क्या होगा, क्योंकि एक ही दिन में सभी एकांश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ हो गए थे। एकांश काव्या को लिफ्ट के पास लेकर आया और उसको धक्का देते हुए लिफ्ट के अंदर छोड़ दिया। काव्या संभल नहीं पाई और लिफ्ट की वॉल से टकरा गई। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो ठीक से खड़ी हुई और एकांश को गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने जा रही थी कि लिफ्ट पार्किंग में रुकी और एकांश बाहर निकलने लगा। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और एकांश के सामने आकर गुस्से से बोली, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। उसका इतना ही बोलना था कि एकांश ने फिर गुस्से में काव्या को देखा और उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। काव्या चिल्लाते हुए एकांश को छोड़ने के लिए बोलने लगी, पर एकांश कहाँ उसकी सुनने वाला था। अखिल गाड़ी के पास ही खड़ा था। उसने जब एकांश को काव्या को ऐसे खींचते लाते हुए देखा तो अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपने मन में बोला, इतना समझाया इस लड़की को पर इसको समझ नहीं आया। बोला था दूर ही रहना और जितना हो सके अपना मुंह मत खोलना। सर को अपने सामने मुंह खोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। पता नहीं अब क्या ही होगा इसके साथ। एकांश काव्या को खींचते हुए गाड़ी के पास लाया और गुस्से में अखिल से बोला, डिक्की ओपन करो। अखिल भी थोड़ा घबरा गया और जल्दी से उसने डिक्की ओपन कर दी। एकांश ने काव्या को डिक्की के अंदर धक्का देते हुए कहा, दोबारा मेरे सामने आंखें खोलकर और मुंह बंद करके रहना। इतना बोलकर एकांश ने डिक्की बंद कर दी। काव्या एकांश के ऐसे धक्का देने से शॉक हो गई थी। एकांश के डिक्की बंद करते ही काव्या अपने सेंस में आई और रोते हुए डिक्की खोलने के लिए डिक्की पर हाथ मारते हुए बोलने लगी। अखिल भी शौक में खड़ा था कि एकांश कार की बैक सीट पर बैठते हुए अखिल से बोला, तुम ड्राइव करना पसंद करोगे कि उस 1.5 फुटी को कंपनी देना। अखिल अपने सेंस में आया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो अच्छे से जानता था अगर उसने कुछ एकांश से कहा या काव्या की साइड लेने के लिए कुछ किया तो एकांश उसकी नौकरी खा जाएगा। काव्या जोर जोर से चीखते हुए डिग्गी खोलने को बोल रही थी। उसको अंधेरे और बंद जगह से डर लगता था। उसका जी घबराने लगता था। अखिल को काव्या की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए गाड़ी बहुत आराम से चला रहा था ताकि ब्रेकर्स आने पर काव्या को धक्के ना लगे। एकांश भी इस बात को भांप चुका था, पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में अखिल ने एक कैफे के बाहर गाड़ी रोकी। एकांश उतरकर बाहर आया और काव्या को बाहर निकालने के लिए डिक्की खोली। काव्या अब तक रोते रोते पस्त पड़ गई थी। एकांश ने उसको देखकर कहा, आगे से मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना। एकांश इतना ही बोला था। इतनी देर से काव्या, जो जी मचलाने के कारण अपनी वोमिटिंग रोक कर बैठी हुई थी, उससे अब रोका नहीं गया
और उसने एकांश के ऊपर ही वोमिटिंग कर दी। एकांश बोलते हुए चुप हो गया और हैरानी से काव्या को देखकर चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल। एकांश की आवाज़ सुनकर अखिल भी भाग कर आया, पर एकांश के खराब कपड़े और उसके गंदे से एक्सप्रेशन देखकर अखिल को हंसी आने लगी, और उसने अपने होठों को भींच लिया ताकि एकांश को पता न चले। एकांश काव्या को घूर रहा था, लेकिन काव्या अपना सर पकड़कर बेहोशी की हालत में बैठी थी। उसको होश ही नहीं था। उसने एकांश का गुस्सा और बढ़ा दिया। एकांश गुस्से में तिलमिलाया हुआ काव्या को देख रहा था, पर उसके कुछ बोलने या करने से कोई मतलब नहीं था। काव्या बिल्कुल होश में नहीं लग रही थी। वो बैठी जरूर थी, पर उसकी आंखें ठीक से खुल तक नहीं रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसका दुपट्टा भी फटा हुआ था। शायद उसने दुपट्टा फाड़कर लॉक खोलने की कोशिश की होगी, जैसा कि एकांश को लग रहा था। वैसा ही हुआ और काव्या अपना सिर पकड़े बेहोश होकर डिक्की में ही गिर पड़ी। एकांश ने गुस्से में काव्या को देखा, फिर डिक्की कसकर बंद करते हुए अखिल से बोला, मुझे ये लड़की होश में चाहिए। इतना बोलकर एकांश घिन से अपने आप को देखते हुए कैफे के अंदर चला गया। अखिल, जो अपनी हंसी रोके खड़ा था, वो एकांश के एक्सप्रेशन याद करते हुए हंस दिया, लेकिन तभी उसे काव्या का ख्याल आया और उसने डिक्की खोलकर काव्या के फेस पर पानी मारा। काव्या होश में आई और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। वो काफी डरी हुई लग रही थी। अखिल उसको देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, काव्या तुम ठीक हो? काव्या अखिल की आवाज़ सुनकर फिर जोर जोर से रोने लगी। अखिल ने काव्या का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकाला और उसको शांत कराने लगा। अखिल ने काव्या को थोड़ा पानी पिलाया और उसका मुंह धुलाया। काव्या को कुछ अच्छा लगा और वो थोड़ा नॉर्मल हुई। अखिल ने फिर काव्या से कहा, अंदर चलें? तो काव्या के डर से रेंगटे खड़े हो गए और वो घबराते हुए अपना सिर नामे हिलाकर बोली, मुझे ये जॉब नहीं करनी। अखिल शौक होते हुए बोला, क्या? काव्या, मैं ऐसे पागल इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। बचपन से लेकर आज तक बहुत से लोग मिले जो मेरे रंग की वजह से मुझे ताने देते थे, पर ये इंसान तो मुझसे इतना चिढ़ता है कि सीधा मुझे मारने पर उतार हुआ है। इस इंसान ने मुझे जॉब पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रखा है। मैं ऐसे पागल जंगली जानवर के साथ अब एक पल और नहीं रहना चाहती। अखिल, पर तुम। काव्या बीच में ही उसको रोकते हुए बोली, मैं अभी से ये जॉब छोड़ रही हूँ। आप इस पागल की पागलपंती झेल सकते हैं, मैं नहीं। इतना बोलकर काव्या वहां से जाने लगी। अखिल काव्या को रोकना चाहता था, पर अभी काव्या की कंडीशन देखकर उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। काव्या ने वहां से अपने घर के लिए ऑटो पकड़ी और निकल गई, पर वो अनजान थी कि उसके इस एक्शन का क्या रिएक्शन मिलने वाला है उसे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।